टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो उसका अगला सीरीज है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आराम से केवल देखिए या फिर सुन लीजिए, केवल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर जो है कि देंगे, बस सुन लेंगे। एक बार दो बार अगर सुन लेते हैं तब भी ये पूरा क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? तो यह आपका एक कीटनाशी है। अगला क्वेश्चन कि 2.4D यह क्या है? 2.4D ध्यान रखिए कि यह खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को कहा जाता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण है तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है, अम्ल वर्षा जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अर्थात ए सही है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सा गैस है? तो यह है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो ताजमहल का भद्दा होना यह अम्ल वर्षा के कारण होता है, लेकिन यह अम्ल वर्षा कैसे होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। तो यहाँ पर ये भी सही है, उसके कारण ये हो रहा है, अर्थात ये सही है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस होती है? तो आपकी मेथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। CH4 मेथेन गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण है, तो क्या कारण है उसका? वायु प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का गर्म होना, यह ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका जो उत्तरी ध्रुव का बर्फ का पिघलना, दक्षिणी ध्रुव का बर्फ का पिघलना, अर्थात ये दोनों ही सत्य हैं। ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को क्या कहा जाता है? तो ओजोन परत जो आपका है वह जीवन रक्षक परत होती है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरण से बचाती है ओजोन परत हम लोगों को। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? ये ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, मतलब CFC के कारण हो रहा है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण वाहित मल, जो बहता मल है, कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है, शवों का जो विसर्जन कर दिया जाता है नदी वगैरह में, यह सब सही है। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण से आपका त्वचा कैंसर भी होता है, मोतिया बिंदु भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, अर्थात सब सत्य हैं। पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? यह ओजोन परत। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला वगैरह जल रहा है, पेट्रोलियम को जलाया जा रहा है, तो इनसे होता है। ओजोन परत स्थित है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो यह आपका समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में है। फ्रेऑन द्वारा होता है, फ्रेऑन द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है। फ्रेऑन का मतलब CFC गैस। अगला आपका कि वायु में उपस्थित लेड होता है, वायु में उपस्थित लेड होता है, इससे क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर।
मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण से क्या होता है आपको, तो खरपतवारनाशी द्वारा मृदा प्रदूषण होता है, कीटनाशी द्वारा होता है, रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, इन सबसे होता है, अर्थात डी सही है। नागासाकी तथा हिरोशिमा में होने वाला परमाणु बम विस्फोटक का उदाहरण है। तो इससे उदाहरण क्या है कि रेडियोधर्मी का प्रदूषण फैलता है। जब बम वगैरह कहीं गिरता है तो उसमें से रेडियोधर्मी जो किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती है, जिससे विकलांगता, मानसिक तनाव, ये सब फैलने लगता है रोग। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापता है, तो ध्वनि प्रदूषण को कौन मापता है, डेसिबल। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक क्या है, तो नाभिकीय प्रदूषण ही सबसे खतरनाक होता है। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, तो इसमें प्रदूषण होता है। ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, वो है प्रदूषण के कारण। कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषक्त उत्पन्न करती है, तो कौन सी विषक्त मतलब जहर उत्पन्न करती है, वो है सीसा। बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो स्वचालित वाहन होते हैं बड़े शहरों के लिए। प्लास्टिक से होता है, प्लास्टिक से क्या होता है, तो वायु प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है, या दोनों होते हैं। इसको जला दिया जाएगा तो जो इसकी राख या होगी वो मिट्टी को खराब करेगी, जो उसमें से धुआं निकल रहा है वह वायु को, अर्थात दोनों सकते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण उससे होता है, ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन भी हो जाएगा, ठीक से नींद न आना, अर्थात ये इसमें सत्य है सब। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण शक्ति को प्रभावित करता है, तो यह आपका 80 डेसिबल तक हो प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का कारण वृक्ष का कटाव भी है, जितने तेजी से वृक्ष कटेंगे इससे भी परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव भी है, वायु प्रदूषण भी, अर्थात सभी सत्य हैं। रेड डाटा बुक अर्थात लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विलुप्त प्रजातियों की सूची से। जो प्रजातियां पक्षी हो गए, जानवर हो गए जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है और उस सूची को कहा जाता है रेड डाटा बुक। प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा तो भूकंप भी है, क्योंकि मानव से तो होता नहीं है, तो भूस्खलन भी है, चक्रवात भी है, अर्थात सभी सत्य है। भूमि के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो भूमि के ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का अर्थात मृदा का कटाव, मिट्टी कैसे कटती है, कैसे कट के खत्म होती है, तो वह नदी के तेज बहाव से भी होती है, भूस्खलन से भी होती है और तीव्र वायु से भी होती है, अर्थात सब सत्य है। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी को कैसे बचाया जाए, तो वृक्षारोपण से बचाया जा सकता है, उसकी जड़ें चारों तरफ मिट्टी को जाम कर लेती हैं तब, या सीढ़ीदार खेती करके, या घास रोप करके, इन सब से जो है कि मिट्टी का बचाव होता है। अगला प्रश्न है, चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, जब कोशिकाएं बहुत सी मिलती तो ऊतक का निर्माण करती हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का यह है कि F बराबर यम ए क्या है, F बराबर यम ए क्या होता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम यही दिया है न्यूटन ने। क्रिया प्रतिक्रिया अगर पूछे तो ये तृतीय नियम होता है, अर्थात सी सही है। और कार्य का सूत्र क्या है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, विस्थापन बल गुणे विस्थापन होता है। अगला आपका,
किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? यह है डायनेमो। जो जनरेटर होता है जब उसको चला दिया जाता है तब बिजली बनती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, मशीन की ऊर्जा वो बदल जाती किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे फैन है, जैसे ही बिजली उसमें पहुंचती है फैन चलने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गई किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, तो उसको क्या कहा जाता है? मोटर। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा जब आती है तब प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है। यह कौन करता है? बल्ब। और P बराबर mv, यह किसका सूत्र है? संवेग का है। संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी हम लोग देखे थे कि 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का है यहाँ पे दिया हुआ है p बराबर mv। तो यहाँ पे इसमें तो v लाना नहीं है, अर्थात v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? v बराबर यहाँ पे होगा कि p/m। v बराबर होगा p/m। अगर इस m को रख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह रख दिया जाए तो ये p²/m² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करके रखेंगे तो m² हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पर कि 1/2 m और p²/m²। अगर m और एक m कैंसिल हो जाएगा तो p²/2m बचा, p²/2m बचा, अर्थात यही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, यह सूत्र है। P को कहते हैं शक्ति, पावर, जिसका मात्रक वाट होता है, तो ये शक्ति का है। A का शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 अर्थात C सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। आपको इतना पता है कि 1 किलो में कितना होता है कि 1000 और 1000 और घंटे को बदल दें, इसको जो है कि मिनट में अगर तो 60 होगा, और सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 होगा, तो मतलब 60 × 60 × 1000, इसको हल कर देंगे तो आपको मिलेगा 3.6 × 10⁻6 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ कि वाट का सूत्र है। वाट, तो वाट P बराबर W/T, यही सूत्र था, मतलब जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड अर्थात A है। अगला, विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का यसाई मात्रक एम्पीयर होता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला होता है। अगला, पदार्थ की मात्रा यसाई मात्रक क्या है? पदार्थ के लिए तो उसका मात्रक मोल होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक होता है। इसको ध्यान रखिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। मेथेन और ओजोन ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? मेथेनॉल बनाते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता निर्भर करती है उसके तुल्यांकी भार पर। अगला प्रश्न,
एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है। अगर प्रोटॉन दे रहा है अर्थात वो क्या है, अम्ल है। लेकिन अगर प्रोटॉन जो है कि नहीं दे रहा है अर्थात H+ है तो अम्ल, अगर OH- है तो क्षार। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि अम्ल प्रबल हो या दुर्बल है तो वह निर्भर करता है हाइड्रोजन आयन पे। तो ये दुर्बल है, इसका मतलब आयतन में कम मात्रा क्या होगा, कम होगी। हाइड्रोजन आयन क्या होगा, अगर कम है तो दुर्बल अम्ल होगा, अगर अधिक है तो प्रबल अम्ल होगा। निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन सा है, तो सबसे प्रबल अम्ल होता है आपका H2SO4। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो यह है आपका हाइड्रोनियम साइनाइड होता है HCN। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 0 होता है। यहाँ पर आंसर गलत दिया है। शून्य pH का विलयन जो होता है उसको उदासीन कहा जाता है। ABCD विलयनों में pH मान क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5, 6.5 है। तो सर्वाधिक अम्लीय विलयन कौन सा होगा, तो सर्वाधिक जो पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब 7 से कम वाले जो होते हैं वह अम्ल होते हैं, जो सबसे कम होगा वह उतने ही अम्लीय होगा अर्थात 2.4। तो ये कौन सा होना चाहिए, B, अर्थात B सही है। निम्न लवण में संकर लवण किसको कहते हैं, तो K4FeCN6 को कहा जाता है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है तो लाल रंग होता है इसका। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, पीला होता है। रंग को ध्यान जरूर दे दीजिएगा। अगला, फिटकरी या पोटास एलम किस प्रकार का लवण है, तो यह आपका द्विक लवण होता है। सूत्र क्या होता है फिटकरी का, K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। चलिए अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, ये दुर्बल अम्लीय होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7 है, 7 आवर्त है। अगला प्रश्न, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर क्या होता है, तो तत्व के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। आधुनिक आवर्त निम्न प्रतिपादक कौन है, मोजले हैं। और सबसे पहले कौन दिए हैं इस आवर्त सारणी को, जो आधुनिक वाली आवर्त सारणी है, तो मेंडलीव ने दिए थे। अगला कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ये आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ता है। अगर वृद्धि होगी परमाणु क्रमांक में तो क्या बढ़ेगा, तो धन विद्युतीय लक्षण उसके बढ़ते जाएंगे। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, पहले में 2 है और उसके बाद दूसरे तीसरे में 8 है। अगला प्रश्न, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तो घनत्व घटता जाता है। यह तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं। वह क्या होता है, प्रारूपिक भी होता है, नॉर्मल होता है, संक्रमण भी होता है, अर्थात सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है, किसकी धनात्मक सबसे अधिक है, तो Mg की है, अर्थात B। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, सबसे आसान, अरस्तु हैं। जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वह अरस्तु ही है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के
किस शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं? तो इथोलॉजी। जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। सरीसृप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पिटोलॉजी। रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? रुधिर परिसंचरण तंत्र है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो ये आपके हैं पोलियो है, चेचक है, कैंसर व एड्स सभी हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, अलर्क रोग हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो ये आपका वायरस के कारण होता है। इंटरफेरॉन होता है, इंटरफेरॉन किससे होता है? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है। अगला प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर कौन बनता है? वायरस बनता है। अगला प्रश्न हम लोगों का, वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कहा जाता है? तो कैप्सिड कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज के खोजकर्ता कौन है? तो यह है ट्वार्ट एवं डी हेरिल है। लास्ट हम लोगों का प्रश्न इस सीरीज का, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर जरूर करिए, लाइक भी कर दीजिए। भक्षी कोशिकाएं हैं, भक्षी कोशिकाएं किसको कहते हैं? तो यह होती है कुफ्फर कोशिकाएं, भक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं। यह आपका सीरीज समाप्त हुआ है। धन्यवाद।